नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। मुस्लिम तुष्टीकरण या यूं कहें कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर 2024 के चुनावों में हावी होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम ने राहुल गांधी के करीब 12 साल पुराने इन वीडियो का एक जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दो। दरअसल साल 2012 में इस वीडियो में राहुल गांधी भाषण देते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कहते हैं। वह मुलायम सिंह यादव पर आरक्षण नहीं देने के लिए उनकी आलोचना भी करते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं इस वीडियो में कि मनमोहन सिंह जी आगे आए थे और कहा था कि आरक्षण में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद फिर राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। अब इस पुराने वीडियो को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता चुकी है। आज 5 की पंचायत में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पर लग रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर 2024 के चुनावों का क्या असर होगा, कितना असर होगा। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल गांधी का पुराना बयान और उस पर पीएम मोदी का पलटवार। यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच मुस्लिम आरक्षण पर फिर संग्राम छिड़ गया है। राहुल का पुराना बयान हो रहा है 2024 में अब घमासान। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण बीजेपी के लिए बन चुका है चुनावी रण। 5 की पंचायत में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता शाइना एनसी, वहीं हमारे साथ मौजूद हैं विजय कौशिक जो कांग्रेस के नेता हैं, वहीं
थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे अतिकुर रहमान, जो रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। विजय कौशिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आपके नेता का पुराना बयान वायरल हो रहा है और अब तो ये सीधे सीधे अपने श्री मुख से श्री राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब भी कोई सफाई बचती है आपकी तरफ से? देखिए, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारी सफाई तो मोदी जी खुद दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का दावा है कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ, और मोदी जी बार बार स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों का असली तुष्टीकरण तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। खुद मोदी जी के मुताबिक उन्होंने लाखों करोड़ रुपए मुसलमानों पर खर्च कर दिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए। और अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार की IAS की उसमें 50 मुसलमान IAS बने हैं, अधिकारी पद पर बैठे हैं। और जबकि हमारे ऊपर तो आरोप अभी भी मोदी जी के यही है कि कांग्रेस के राज में मुसलमान गरीब था, कमजोर रखा गया, जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। तो यानी कि हमने तवज्जो किसको दी? हमने तवज्जो हिंदुओं को दी। यानी कि बीजेपी के बगल में छुरी। तो आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने कोई तवज्जो मुसलमानों को नहीं दी और मुसलमानों को पिछड़ा और गरीब रखा, ये विजय कौशिक मान रहे हैं क्या? ये मोदी जी के कहना है, ये मोदी जी का कहना है। अच्छा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? सुनिए ना, अब भाई मोदी जी कह रहे हैं तो हम इत्तेफाक रख लेते हैं, तो फिर मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर तुष्टीकरण कहां से कर दिया हमने मुसलमानों का? पहली बात। दूसरी बात, हमने तुष्टीकरण किया इस देश की जनता का, इस देश के गरीबों का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे एम्स बनाए, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए देश ने जो तरक्की की कांग्रेस के राज में की। और इसका एक सबूत और देता हूँ, अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने देश की सुप्रीम कोर्ट में माना है कि जो मनमोहन सिंह जी ने नीतियां बनाई, जो नरसिम्हा राव जी ने जो नीतियां बनाई, वो देश के हित में इतनी अच्छी थी कि उन्हें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, आज भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और उनके राज में देश ने बहुत तरक्की की और मंचों पर वो मनमोहन सिंह जी को पानी पीकर कोस रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मोदी जी आखिर इतने बौखला क्यों गए। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट का कारण ये है कि उन्हें लगता है कि ये चुनाव, क्योंकि विकास के नाम पर मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो स्मार्ट सिटी कहाँ डूब गई, द्वारका की तरह कहाँ डूब गई? मोदी जी बताएं, लाखों करोड़ किसकी जेब में चला गया? PM केयर्स घोटाला, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, कोरोना वैक्सीन घोटाला, लाखों महिलाओं के मंगलसूत्र किसने छीने मोदी जी? और हिंदुओं को डरा रहे हैं आप। अरे आपके 10 साल में आप कहते हैं आपने हिंदुओं को मजबूत किया है, फिर हिंदू इतना कमजोर है कि भी वो डर जाएगा कि उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन दिए जाएंगे, और आप डरा रहे हैं प्रधानमंत्री होकर। अरे भाई, आपको तो कहना चाहिए था कि भाई ये इस तरह की बातें गलत है और हम इनका विरोध करते हैं। आप तो डरा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। आपने जो आरोप लगाए हैं, आपने, ठीक है विजय जी, आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब साइना NC से ले लेते हैं। साइना जी, आपने उनकी पूरी बात सुनी और ये बार बार कह रहे हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो तो मोदी सरकार करती है, और मुस्लिम क्योंकि सबका साथ सबका विकास में बार बार विज्ञापन भी इस तरह के छपे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, जिसमें दिखाया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या योजनाएं इस देश में लाई गई हैं। तो कांग्रेस का जो आरोप है वो आरोप यह है साइना कि तुष्टीकरण जो है असल में वो तो बीजेपी कर रही है। 60 साल से कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। आप देखिए उन्होंने मुस्लिम के लिए क्या किया है, दलितों के लिए क्या किया है। आप ट्रिपल तलाक एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, किसने इसको पारित किया और क्यों? ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। और ये वो मुस्लिम महिला हैं जो उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी को वोट देके उन्होंने एक रेफरेंडम, क्योंकि वो जानते हैं कि जात पात धर्म की राजनीति खत्म हुई जब एक लाभार्थी का स्कीम, जहां 60 करोड़ लोगों को लाभार्थी के निमित्त 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है। क्या ये देखते हैं कि जात पात धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या सिर्फ देखते हैं कि कौन से लाभार्थी को आवश्यकता है? आप सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़िए तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट मिलेगा कि मुसलमान सबसे सुरक्षित है तो वो गुजरात जैसे प्रदेश में, और वहां ये कांग्रेस पार्टी और ये अनपढ़ राहुल गांधी, और मैं कहती हूँ अनपढ़ राहुल गांधी, कहते रहते हैं कि मुसलमानों को वो आरक्षण देंगे। मुसलमानों को ही क्यों वो लोगों को नहीं जो आर्थिक लेवल बिलो पॉवर्टी लाइन है? जब 25 करोड़
बीपीएल फैमिलीज भर के आए हैं, तो विजय जी देखिए, आपने जब तक बोला शाइना जी चुप रही। शाइना जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया शाइना जी की बात सुन लीजिए। जी शाइना जी बोलिए। शाइना जी ये बोलिए। दूरदर्शन का डिबेट है, कोई अन्य चैनल का नहीं जहां आप हमारे ऊपर बोले और हम अब आपके ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण क्यों होता है और क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास से 2 वोट बैंक है, वो है मुसलमान और दलित। उनको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर करना उनका लक्ष्य नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि देखिए आप हमारे वोट बैंक है, आपके साथ अन्याय होता है और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन खड़े कैसे हैं? जो आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप खड़े कैसे हैं? जो आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो खड़े कैसे हैं? जो आप आत्मनिर्भर नहीं कर रहे हैं तो आप खड़े कैसे हैं? तो ये जो बयानबाजी है रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में ये प्रावधान दिया रिजर्वेशंस का, तो उन लोगों के लिए आर्थिक स्तर के आधार पे, जात पात धर्म के आधार पे नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं समझी है और कभी नहीं समझ पाएगी। यही अफसोस होता है हमें, क्योंकि आज आप देखेंगे तो जो मुस्लिम महिला है उनको एक तरफ से सम्मान मोदी जी ने दिया है। जो व्यक्ति, जो युवा है, जिनको सच्चे मन से पढ़ना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, स्किल डेवलप करना है, वो आरक्षण नहीं लेकिन वो मौका मुसलमान महिलाओं को, युवाओं को मोदी जी ने दिया है। लाभार्थी जो आर्थिक स्तर से नीचे हैं उनको जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, आवास योजना हो, या फिर 55 करोड़ लोगों को जो 5 लाख मिलता है आयुष्मान भारत के निमित्त, मैं मानती हूं कि ये है सही काम, ये है प्रगति का लक्ष्य। और जो आप ये नहीं समझ पाए तो अफसोस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन में हार पे हार और ऐसे ही बयानबाजी पे ही उतरेगी। ठीक, विजय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता के बयान से आप समझ गए होंगे मुसलमानों का तुष्टीकरण किसने किया है। और कांग्रेस ने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है और बीजेपी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। और बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है मुसलमानों से और मुसलमानों को डरा रही है हिंदुओं से। तो जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, ये जो आप देखिए विजय जी, जो बात आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की बात हो रही है, जब पीएम मोदी से एक इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जब कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और जब तुष्टीकरण की इंतहा कर देती है तो उन्हें मजबूरन ये बोलना पड़ता है देश को बताने के लिए कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, इसलिए उन पर फिर बाद में आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपकी नीतियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की दिखाती हैं। और 2004 में जो आपकी यूपीए सरकार बनी और अगले 10 साल तक जो सरकार रही, उसने हर संभव यह प्रयास किया 10 साल में कि किसी भी तरह से जो ओबीसी कोटे से काटकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिए जाए। कई सबूत मौजूद हैं इस चीज के, आप कहें तो बता देता हूं। आप जिस सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, देखिए आपने, देखिए विजय जी आपने जिस सच्चर कमेटी की बात की, मैं सच्चर कमेटी के साथ साथ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की भी बात करता हूं। ये दोनों पैरेलल चलाई गई थी और इनको देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरी एक प्लानिंग और प्लॉटिंग तैयार की गई थी इन 2 कमेटियों के माध्यम से कि ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। पहले सच्चर कमेटी बनाई जाती है, सच्चर कमेटी इस बात की जांच करती है और अपनी फाइंडिंग्स देती है कि इस देश का जो मुसलमान है वो दलित और आदिवासियों से भी पिछड़ा है। उसके बाद जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट आती है, और बता दूं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य रहे 1998 से 2004 तक। वो रंगनाथ मिश्रा जो है वो अपनी कमेटी, जब उनकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स देते हैं कि मुसलमानों को इतना %, 5%, 4% आरक्षण होना चाहिए। तो आप लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अब ये वीडियो सामने आ रहे हैं, जब पीएम मोदी बोल रहे हैं तब ये दुनिया की नजर में आ रहा है। मेरी बात सुनिए जी, जनता बेवकूफ नहीं है। अच्छा, लेकिन मोदी जी द्वारा उसको बेवकूफ बनाए जाने की कोशिश। अरे मैं सच्चर कमेटी की शुरुआत आपने करी, बात की सच्चर कमेटी का, मैंने एग्जांपल दिया, आप सच्चर कमेटी पे रुके, मैंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की भी फाइंडिंग्स दे दी। भाजपा की बात मान रहे हैं, आप लोग तो पूरी तैयारी करके बैठे थे कि मुसलमान को आरक्षण मिल जाए इस देश में, ओबीसी कोटे को काटकर। आपका बस चलता तो दलित और आदिवासी का भी कोटा काटकर हम मुसलमानों को आरक्षण दे देते। जवाब सुन लीजिए, हकीकत ये है मोदी जी डरे हुए हैं। जब से उन्हें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाले के कारण वो देश की जनता की नजरों में गिर गए हैं,
किस तरह से उन्होंने अब आप कहानी को कहीं और भटका रहे हैं। बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण पर, बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण पर। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी की मजबूरी है, मुसलमान हिंदू जरूरी है। अच्छा, हिंदू को डराना है तभी तो वोट पाना है। और आप जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें अपने घोषणा पत्र में करते हैं उसका क्या? अरे मेरी बात सुनिए, जब आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें अपने घोषणा पत्र में करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, तो सामने वाला तो बोलेगा ही ना कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और जब वो विरोध करेंगे तो आप कहेंगे हिंदू मुसलमान करते हैं। खैर, अतीकुर रहमान साहब थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीकुर रहमान साहब, जब पूरे समय मुस्लिम तुष्टीकरण पर 2024 के चुनाव में बहस हो रही है, आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, तो मुस्लिम मानस जो है, जो मुस्लिम मन है, जो मुस्लिम चिंतन है इस देश का, वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचता है? अतीक साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी। जी प्रखर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी तो रिजर्वेशन देना चाहती है हर किसी को, लेकिन मुसलमान क्या चाहता है। और मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूं, जब मैं अपने 3rd ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स में था, तो हमारे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हमको एड्रेस करने आते थे जी, उन्होंने हमसे कहा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन या रिजर्वेशन को ऑन द होल, उन्होंने हमको बताया था कि ये बैसाखी है, और इस बैसाखी का सहारा जितना आप ना लें उतना ही अच्छा है। तो मेरी नजर में ये बैसाखी जानबूझकर क्रिएट की गई है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, जो रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए अंबेडकर साहब ने रखे थे, उनको 70 साल हो गए, लेकिन कोई भी आज उसको खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। मेरा ये मानना है प्रखर जी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो, आप रिजर्वेशन कितने सालों तक, क्या अनगिनत सालों तक आप सिर्फ रिजर्वेशन देना चाहेंगे? और अगर एक रिजर्वेशन को आप सोशल पिरामिड के उसके ऊपर रखते हैं, तो आप टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर रिजर्वेशन क्यों देते हैं? आप बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर स्कूलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बैकवर्ड जो है कास्ट, सोशली और एजुकेशनली, उनको निचले तबके पर आप एफर्मेटिव एक्शन दे दीजिए ना। मेरा ये मानना है प्रखर जी, ये आपका व्यक्तिगत मानना होगा अतीक जी, रिजर्वेशन को लेकर ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और आपने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण की जो बैसाखी है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी मुस्लिम संगठन, जो एक हो सकता है एक अतीकुर रहमान जो बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम वर्ग के, उनका ये विचार हो, लेकिन जब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुनते हैं या मुस्लिम बड़े संगठनों को सुनते हैं, तो कोई भी मुस्लिम संगठन या बड़ा संगठन ये नहीं कहता है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये अतीकुर रहमान साहब की राय हो सकती है, लेकिन जो समग्र मुस्लिम समाज है वो तो अभी भी आरक्षण के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, उसकी बड़ी संस्थाएं बोलने को तैयार नहीं। अतीक साहब प्रखर जी, इसीलिए मैंने 1993 का आपको एग्जाम्पल दिया। जब मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के 3rd ईयर में था, उस वक्त में हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि इसके बेसिस पर आप अपना एजुकेशन नहीं रखना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखना, आप खुद को अपना इतना खुद मुख्तार बनाइए कि आपको रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ सवाल ये है, मैं आपको किस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि ये एक विशियस सर्कल जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बना हुआ है, इससे बाहर कब निकलेंगे हम? आप बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करते नहीं हो SC ST को, बेसिक एजुकेशन में सुधार होता नहीं है, लेकिन आप टॉप ऑफ द पिरामिड पे ऊपर रिजर्वेशन। अतीकुर रहमान साहब, जो आप इतना आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो तथाकथित जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जैसे जामिया है, यहीं से आरक्षण खत्म करने की शुरुआत क्यों नहीं करते? वहाँ तो आपने 50% सीटें मुस्लिम्स के लिए रखी हुई हैं, चला रहे हैं केंद्र सरकार की सहायता से वो दोनों संस्थान, और दे रहे हैं 50% आरक्षण मुसलमानों को, वहाँ क्यों नहीं शुरुआत करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रखर जी, और शाहना जी मुस्कुरा रही हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आप बेसिक एजुकेशन को आप सुधार करिए, आपको रिजर्वेशन कोई नहीं मांगेगा आपसे टॉप लेवल के ऊपर। चलिए ठीक है, यही तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उस पर एजुकेशन दे दीजिए ना। पिछले 10 साल में रिजर्वेशन। चलिए अतीकुर रहमान साहब, आपने अपनी बात कह दी। 1 मिनट विजय जी, मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अतीकुर रहमान साहब ने 1993 में उनकी एक स्कॉलर ने, उनकी एक टीचर ने क्या बताया था उसका जिक्र किया, उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र किया और कहा कि मुसलमान आरक्षण नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर अंबेडकर का आपने नाम दे दिया है, तो डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी मशहूर पुस्तक है जिसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर 264 पर डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं, वो मुझे आपको लगता है अतीकुर रहमान साहब आपको मालूम होना चाहिए।
डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त 1939 में मुसलमानों ने 50% आरक्षण की मांग की थी, जबकि देश में जो अखंड भारत था उसमें मुसलमानों की संख्या 1941 उसके आसपास 24% थी। 25% के आसपास हम मान सकते हैं। 50% आरक्षण की मांग उस वक्त मुसलमानों ने की थी, और इस मांग पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक के पेज नंबर 264 पर लिखते हैं, वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए अतीक साहब। वो लिखते हैं कि 50% सदस्यता की इस नई मांग से मुसलमान न केवल हिंदुओं के बहुमत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिखों और ईसाइयों के राजनीतिक अधिकार में भी कटौती चाह रहे हैं। अंबेडकर जो अब आगे लिखते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था, और वो यही उम्मीद भारत में कर रहे हैं। मुसलमानों की 50% की मांग हिटलर की ड्यूशलैंड उबर एलएस और लेम्सोरेम की मांग के समान है। ये डॉक्टर अंबेडकर जो मुसलमानों की अनुचित मांग जो आरक्षण की थी उस पर ये बोलकर जा चुके। आइए हम बहस को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब है, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, सारी बातें आपने सुनी। समीर, जब 2024 के चुनाव में जब मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो क्या इसका कोई असर नतीजों पर देखने को मिलेगा? क्योंकि बहस तो बहुत हो रही है, हम भी कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, बयान भी हो रहे हैं, पुराने वीडियो भी निकाले जा रहे हैं। देखिए प्रखर जी, अभी अतीकुर रहमान जी बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे, मुसलमानों को लेकर रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो इनसे उम्मीद करता हूं कि उन्होंने मुस्लिम संगठनों को इस बारे में पत्र लिखा होगा, इस पे कोई आंदोलन चलाया होगा, और उनको चलाना चाहिए अपने समाज के अंदर समाज सुधारने का, कि पूरा मुस्लिम समाज इसके खिलाफ इकट्ठा हो और अतीकुर रहमान उसका नेतृत्व करे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। अब आई आपके प्रश्न के ऊपर मैं आता हूँ कि देखिए, कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण तो पूरा हिंदुस्तान जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से भी और उसके बाद से लगातार जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक की कांग्रेस की जितनी सरकारें रही और कांग्रेस का जितना नेतृत्व रहा है, कांग्रेस का जो संगठन रहा है, और क्या सोच रही पूरे देश को मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी बस देश की जनता को ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस की अगर सत्ता वापस लौटेगी तो जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वह लागू होगा। और अगर कांग्रेस सत्ता लौटेगी तो शाहबानो प्रकरण में जो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर फैसला कर दिया था, वह लागू होगा। और मैं तो अभी बताता हूँ, इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, कविताएं तो वगैरह गाँव-गाँव बैठक कर रहे, शांत बैठक करवा रहे उनकी टीम, और ये बता रही है मुस्लिम ये समाज वही है क्या जो मुख्तार अंसारी की शान में और दूसरे डॉन की शान में कविताएं लिखते हैं, वही इमरान प्रतापगढ़ी है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी में इनकी टीम जा रही है, शांत बैठकें कर रही है, और ये मुसलमानों को बता रही है कि यह कांग्रेस थी जिसने 5 मुस्लिम मुख्यमंत्री इस देश को दिए। वो बताते हैं कि बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री हमने दिया, महाराष्ट्र में हमने मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया, हमने राजस्थान में मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया, हमने पांडिचेरी में मुख्यमंत्री दिया। आप हमें मुख्यमंत्री, आप कांग्रेस को बहुमत देंगे तो बहुत दूर नहीं है, जब इस देश में अल्लाह चाहेगा तो देश का प्रधानमंत्री भी मुस्लिम बनेगा। यही बात कांग्रेस ओवैसी भी कहते हैं। ओवैसी की कांग्रेस की भाषा एक ही है, दोनों की कोई अलग नहीं है इस मामले को लेकर। तो मेरा यह कहना है कि जब कांग्रेस को प्रधानमंग एक्सपोज करते हैं तो देश की जनता को समझना चाहिए कि, और आप देखिए कर्नाटक के अंदर क्या किया, कर्नाटक के अंदर मुस्लिम समाज को पूरा वोट रिजर्वेशन दे दिया, अगड़ा पिछड़ा सबको पिछड़ा में डाल दिया, सबको दिया। और जब कांग्रेस की महाराष्ट्र के अंदर सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जितेंद्र आव्हाड इनके एनसीपी के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, शरद पवार के बहुत करीबी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा था कि अब हमारी सरकार आ गई है, मुसलमानों की भलाई के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उद्धव ठाकरे ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी थी। इसके अंदर बाबा सिद्दीकी भी थे। महाराष्ट्र में आरक्षण दे दिया था इन लोगों ने तो। बिल्कुल, और बाबा सिद्दीकी तो लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस सरकार ने ठाकरे ने मुस्लिम सपोर्ट करने के लिए कि इनका भला हो, एजुकेशन में भला हो, सरकारी नौकरी में भला हो, आरक्षण में भला हो, उसके लिए कमेटी बना दो। वो तो देश का भला हो, तो वो सरकार चली नहीं, अदरवाइज वो कमेटी क्या करती है सबको पता है। ठीक है समीर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अतीकुर रहमान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन शायना बार बार ये आरोप लग रहा है, जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, जो बात जो अतीक साहब भी कह रहे थे, बात यही है कि चुनाव में जो विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए, तो बार बार जो है वो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। तो क्या विकास के मुद्दों में कमी है जो हमें बार बार हिंदू मुस्लिम पे बात करनी पड़ रही है? शायना नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो कि 2 महीने में इतनी उनके भाषण को लेके विश्लेषण हुई है,
क्या उन्होंने कहा? उन्होंने प्रगति की राजनीति की है। जब लाभार्थियों की बात की है तो ये जताना ही नहीं, लेकिन ये समझाना है कि देखिए, आपको जो स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स मिले हैं वो जात पात धर्म के आधार पे नहीं, आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के ऊपर। आज जो भारत 11वें इकोनॉमी से 5वें से और 3रे की तरफ है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से हाँ, बिल्कुल बहुत सारे टिप्पणी लोगों ने किया है कि कैसे अभी रहमान जी बोल रहे थे शिक्षा को लेके, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो मुस्लिम परिवार सिर्फ मदरसा के ऊपर भरोसा करे और गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर नहीं, जो आप बोलेंगे कि नहीं ये मौका जो है सिर्फ हमें हमारे धर्म के आधार पे लेना चाहिए, मैं मानती हूँ कि ये गलत है। आज ट्रिपल तलाक के बाद आप देखिए मुस्लिम महिला कैसे मेन स्ट्रीम में आई है। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं लखपति दीदीज की, तो ये लखपति दीदीज में मुसलमान भी हैं, बहुत सारे मुसलमान ड्रोन दीदीज हैं। हम लोग अभी देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने इंटरव्यूज हम देखते हैं मुस्लिम महिलाओं के इंटरव्यूज। तो कृपया ये सब उस दृष्टि से देखिए कि जहां प्रगति होती है वहां पूरे समाज में परिवर्तन आता है। जहां प्रगति नहीं होती है और सिर्फ अब धर्म के आधार पर सबका विकास होता है, तो पूरे देश के हर तबके, हर धर्म और हर समाज का होता है। जी, अतीकुर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक विकसित भारत का यही मकसद है। जी, अतीकुर रहमान साहब। प्रखर जी, शायना जी की मैं बात का जल्दी से जवाब दे दूं, नहीं तो ध्यान से उतर जाएगा। शायना जी, आपने कहा कि मुसलमान मदरसे के एजुकेशन पे भरोसा करते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में से 2 से 3% मुसलमान सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं, और वो भी मजबूरी के तहत। और आप जिस शहर से आती हैं, मुंबई से, उसमें तो शायद 0% मुंबई के मुसलमान मदरसा में भेजते होंगे अपने बच्चे को। मदरसे के अंदर प्रखर जी वही मुसलमान अपने को भेजता है जहां पर रेगुलर स्कूल्स काम नहीं करते हैं या उनकी माली हालत ऐसी नहीं है मुसलमानों की। अतीकुर रहमान साहब, हमने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर, देखिए दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो ढिंडोरा पीटती है सरकारी स्कूल। देखिए ये गलत तथ्य है। मैं आप किसी को बीच में टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। अतीकुर रहमान साहब, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये कहना कि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सहमत, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा जरा सा भी वो सहमत नहीं हो सकता। देश में शिक्षा की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी इतने सरकारी स्कूल हैं कि हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में जा सकते हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं। आप ये कहकर कि नहीं शिक्षा का कोई स्कोप नहीं है मुस्लिम मोहल्ले और मुस्लिम इलाकों में और इसलिए वो मदरसों में जा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपकी लॉजिक को काउंटर करूं मैं प्रखर जी? जी जी बिल्कुल। यूपी में अभी योगी सरकार ने जो हजारों मदरसों को एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत बैन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल बहाल किया और कहा कि रेगुलर स्कूल्स को ओवरनाइट इस तरह से बच्चों को नहीं भेजा था, इतने रेगुलर स्कूल नहीं है। दूसरा, आप ही के सर्वे के द्वारा 6ठी क्लास का बच्चा आज भी दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अलबत्ता क्योंकि आपने मुझे मदरसे का बच्चा का नासा का साइंटिस्ट बन रहा है, समीर जी का, समीर जी ने नहीं, आप कह रहे हैं कि 6ठी क्लास का बच्चा बुक नहीं पढ़ पाता तो क्या मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चा नासा का साइंटिस्ट बन जाता है? नहीं, मैं मदरसे एजुकेशन को एंडोर्स ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं मदरसे के एजुकेशन को नेगेट कर रहा हूँ। कोई मुसलमान नहीं चाहता अपने बच्चे को मदरसा एजुकेशन देना, वहां तो और बदहाली है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। शायना जी ने कहा था कि आप प्रेफर करते हैं मदरसा एजुकेशन को। नो शायना जी, आपकी जानकारी गलत है। समीर जी ने कहा, साचर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, प्रताप एक मुस्लिम लीडर का। आपने समीर जी कैसे मान लिया कि एक मुसलमान के पीछे पूरी कम्युनिटी है? अरे ये जो भी प्रतापगढ़ी होगा इसका पॉलिटिकल एजेंडा होगा। आपने कैसे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसके साथ नहीं इक्वेट कर लिया? ठीक है शायना जी, जवाब दीजिए। ठीक है अतीक साहब, आपको रोक रहा हूँ। अतीक साहब रोक रहा हूँ, शायना आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, गए वो जमाने जहां जात पात धर्म के आधार पर राजनीति होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि सिर्फ 4 वोट बैंक्स है। ये 4 वोट बैंक क्या है?
एक है महिला, एक है युवा, एक है गरीब और एक है किसान। इस कैटेगरी में जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लाभार्थी जो आज 60 करोड़ हैं इस देश में, अगले 100 दिन में प्रधानमंत्री ने एक व्हाइट पेपर भी तय किया है कि किस दृष्टि से हम देखें कि सबका विकास हो और भारत एक विकसित भारत हो। मैं सिर्फ ये अपील करूंगी कि जैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम दलित की बात करते हैं, ये वोट बैंक से उभर के आइए और सिर्फ चर्चा कीजिए कि कौन से मुसलमान महिलाओं को, कौन से युवाओं को, कौन से गरीब को, कौन से किसान को क्या फायदे मिल रहे हैं, कौन से स्कीम से। और हम चाहते हैं मेन स्ट्रीम में जब प्रधानमंत्री ने इतने सारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दिया है, इतना सुरक्षा दिया है, एब्रिगेशन ऑफ 370 हो, सीए हो, नारी शक्ति वंदन हो, ट्रिपल तलाक हो, these are all monumental changes in the right direction. So please see it in that विजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जी विजय जी, जो आरोप समीर ने लगाया, जो शाइना कह रही है, समीर ने तो साफ साफ कह दिया कि नेहरू के जमाने से ही जो है कांग्रेस जो है वो इवन आजादी के पहले भी और नेहरू के जमाने से जो सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और इसी राह पर इंदिरा जी, राजीव जी और अब सोनिया, राहुल और प्रियंका जी इसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस का रिवाज है, यही कांग्रेस की प्रथा रही है। हमने केवल इस देश का तुष्टीकरण किया है, इस देश का किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पहली बार कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो दर है वो अंग्रेज समय को भी क्रॉस कर सकती है। उन्होंने मोदी जी से कहा है कि आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, जबकि रोजगार तो गड्ढे में चला गया। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। हालात इतने खराब है। मेरा सवाल ये था, जो आरोप समीर ने लगाया, जो शाइना कह रही है कि कांग्रेस का ये डीएनए है नेहरू जी के जमाने से मुस्लिम तुष्टीकरण करने का। हमारी कांग्रेस की पॉलिसी सीधी रही है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, और जब तक इस देश का मूल नागरिक सुरक्षित है वो तरक्की कर रहा है। ये समझिए देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने, जिनकी रगों में यहीं का खून है, इसलिए वो हिंदुओं के छोटे भाइयों की तरह शान से रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस देश की एकता, अखंडता और सभी की भलाई के लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। जबकि मोदी जी केवल जहर बांटने का काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी का इतना खराब आलम हो चुका है कि हरियाणा के 550 से अधिक युवाओं को इजराइल में मरने के लिए भेजा है मोदी सरकार ने। जब उनसे पूछा गया कि भाई नौकरी के लिए आप वहां कहाँ जा रहे हैं, वहां तो युद्ध चल रहा है, तो उन युवाओं ने कहा कि भारत में भूखे मरने से अच्छा है हम इजराइल में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस का डीएनए है आजादी के पहले से, नेहरू जी के जमाने से, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने का रहा है, आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। अरे मोदी जी, हाँ समीर जी, आ रहा हूं आपके पास। भाजपा के तमाम प्रवक्ता चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। तो भैया जब कुछ नहीं किया तो तुष्टीकरण कहां से कर दिया? मुझे बताइए, आज तो मुसलमान इतना खुश हो रहा है, ये कह रहा है कि मोदी राज में रोजगार ही हिंदुओं का चिन्ह है। चलिए ठीक है, आप सवाल से कन्नी काट रहे हैं। जी समीर कन्नी नहीं काट रहा। देखिए हमने जो किया है देश के हर नागरिक के लिए किया, हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। अब सुन लीजिए, मेरा ये कहना है प्रखर जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के कुकर्म का जो इतिहास रहा है उसको कैसे बढ़ा चढ़ाकर और कैसे पेश करता है। सोशल मीडिया की बीजेपी की चलाई हुई है आईटी सेल द्वारा। चलिए एक मिनट जाइए, विजय जी बोलने दीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप दोस्ती बीच में दूसरों को रोक रहे। समीर जी बोलिए। प्रखर जी, आप तो खुद सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के धज्जे उड़ाते हैं जो इतिहास को गलत तरीके से पेश करते हैं। आपका इतना इतिहास पे अध्ययन है, मुझे लगता है कि पूरा इतिहास कांग्रेस का देश जानता है कि किस तरीके से होता है। तेजस्वी यादव तो खुद कहते हैं कि कांग्रेस वो सीट मांगती है जहां से मुसलमान ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो सीट कांग्रेस मांगती है। राहुल गांधी को वायनाड लड़ने जाना पड़ता है क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसका समर्थन करेंगे तो वो मुसलमानों के दम पर सांसद बनेंगे। और राहुल गांधी वायनाड तो फिर चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली के साथ। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनको कोई हिंदू समाज भी वोट देगा और मुसलमानों की जरूरत नहीं है तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ लेते। वो जानते हैं कि वो रायबरेली में हारेंगे, वो वायनाड में मुसलमान उन्हें समर्थन देंगे। और मुसलमानों ने कहा कि आप राम मंदिर को गढ़ न मत जाना, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा। आपको वायनाड में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। अगर आप राम मंदिर के उद्घाटन में जाओगे तो वायनाड से बाहर जाओगे। तो वायनाड से राहुल गांधी को जितना था, इसलिए पूरी कांग्रेस से राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह था उसका बहिष्कार किया और कोई नहीं गया।
तो अब आप बताइए कि ये आप भी आ गए हैं, जाति की सुधार क्या है? देखिए, जो आपने जो बात कही कि मुस्लिम तुष्टीकरण की और आपने कहा इतिहास की बात की, तो ये बहुत दिलचस्प जानकारी है और शायद विजय कौशिक जी को शायद जानकारी नहीं होगी, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1950 में जब नेहरू और लियाकत समझौता होने वाला था, समीर जी, तब नेहरू जी ने तैयारी कर ली थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और ये आरक्षण जो है ना केवल सरकारी नौकरी में होगा बल्कि सेपरेट इलेक्टोरल के तौर पर चुनावों के अंदर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। बाकायदा लियाकत अली की सलाह पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सलाह पर नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। एनवी गाडगिल, शायना एनसी जिस महाराष्ट्र से आती है, वहां के एक बहुत बड़े नेता होते थे, नेहरू सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री होते थे, उन्होंने बुक लिखी है गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइड। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैंने नेहरू की इस बात का विरोध किया और कहा कि देश जो है फिर से दो टुकड़ों में बंट जाएगा, आप इस तरह का जो है आरक्षण मुसलमानों के लिए इस देश में नहीं ला सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विजय जी जैसे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि इस कांग्रेस पार्टी का डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण का रहा है, वो भी नेहरू जी के जमाने से। फिलहाल 5 की पंचायत में मुझे एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर ये चर्चा करेंगे, शायना से सवाल पूछेंगे कि क्या इस तरह के मुद्दे जो उठाए जाते हैं उनके पीछे क्या चुनावी लाभ, वोट लेना मकसद होता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती है। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और 2024 के चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जो है वो हावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 12 साल पुराने इंटरव्यू, एक भाषण का हवाला दिया जो राहुल गांधी ने दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी और इसी पर सियासी बवाल मचा हुआ और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शायना एनसी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं। शायना जी, ये जो बयान है बार बार दूसरे तीसरे दौर के बाद आना शुरू हुए और ये लोगों ने आरोप लगाया कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, जो ऐसा लगा कि बीजेपी अब पिछड़ती जा रही है, 2019 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस तरह की बयानबाजी की, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि 2014, 2019 और 2024 भी ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता देखने मिलती है एक एक फेज के इलेक्शन में, मैं आपको कह सकती हूँ कि ये है विश्वास, लोगों का विश्वास और वोटर का विश्वास। तुष्टीकरण की राजनीति, बयानबाजी की राजनीति, सवाल प्रश्न चिन्ह की राजनीति, ये इंडी गठबंधन घमंडी अलायंस जरूर कर सकती है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। ठीक, जब मुद्दा नहीं बचता है ना तो आप वॉट अबाउटरी करते हैं, आप बयानबाजी पे जाते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करते हैं, रिजर्वेशन की बातें करते हैं। जब आपको पता है कि देश प्रगति की रफ्तार पे चल रही है और उस रफ्तार को लेके एक गर्व होता है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कर दिखाया है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हेडलाइंस, ही इज इंटरेस्टेड इन डेडलाइंस। और विपक्ष का बिल्कुल विपरीत है, उनको सिर्फ हेडलाइन चाहिए और हेडलाइन के लिए वो कोई भी बयान दे सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि 4 जून बहुत दूर नहीं है, हम सब यहीं मौजूद रहेंगे और पता चलेगा कि किसकी हार
किसकी जीत। और ये जो मुद्दे पे आप चर्चा आज कर रहे हैं, हाँ हम जरूर चाहते हैं हमारे मुसलमान भाई बहन सभी एकजुट आगे प्रगति की ओर जाएं, और वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मौका जो भारत में आज मिल रहा है वो विश्व में कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सिर्फ उनको एक वोट बैंक तक सीमित रखेंगे और उनकी प्रगति के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की। ठीक, हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, जैसे तो माना जाता है कि इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है, जाति नहीं होती है, लेकिन समीर चौगांवकर ने कुछ सवाल उठाए हैं, और वैसे एक बहुत मशहूर शेर भी है कि एक ही सफ़े में खड़े महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर बताता है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन हम दुर्भाग्य से पाते हैं कि भारत का जो मुस्लिम समाज है, खासकर दक्षिण एशिया का जो मुस्लिम समाज है, वो जातियों में बटा हुआ है। उसमें जातियां अजलफ, अशरफ और इस तरह की जातियां उच्च श्रेणी की और जिसको हम कथित तौर पर निचली श्रेणी की जातियां मानते हैं, वो बटी हुई हैं। तो समाज, जो आप बैसाखी की बात कर रहे थे, जब आप कहते हैं कि समाज को बैसाखी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले क्या मुस्लिम समाज में एक सुधार की जरूरत नहीं है कि उस जाति प्रथा जो उसके अंदर है, जो उसके मजहब के अंदर नहीं थी लेकिन हिंदुस्तान में आकर जो आ गई है, इसको दूर किया जाए? क्या इस दिशा में प्रयास होना चाहिए अतीकुर रहमान साहब? जी प्रखर जी, आपने जो अल्लामा इकबाल को कोट किया जी कि भाई इसके अंदर जाति प्रथा वो बता रहे हैं, एक और बड़ा अच्छा शेर है अल्लामा इकबाल का, जहां पर वो जातियों को गिना रहे हैं कि तुम में जुलाह भी हैं, तुम में कसाई भी हैं, तुम में बागबान भी हैं, तुम में, और लानत है तुम पर जो अल्लाह ने तुमको जातियों में नहीं बांटा, तुमने बांट रखा है। तो कौन कहता है कि मुसलमानों में जाति नहीं है? हाँ, इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में दलित भी हैं, मुस्लिम दलित भी हैं। अब आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सोशल रिफॉर्म मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं आना चाहिए? और समीर जी ने तो मुझे लताड़ भी दिया। समीर जी को मुझे एंडोर्स करना चाहिए था कि आपके सामने एक ऐसी कम्युनिटी का मेंबर डिमांड कर रहा है रिजर्वेशन का नहीं बल्कि एफर्मेटिव एक्शन का, और वो भी टॉप लेवल पे नहीं, बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर। लेकिन क्योंकि मुस्लिम फोबिया इनके दिमाग पे घर कर गया है, ये लास्ट कि भाई आप बैनर लेके जाइए और अपनी कम्युनिटी के पॉलिटिकल लीडर्स को चलिए ना समीर जी, आप भी साथ में, आप एजुकेशन में सुधार लाइए, मैं रिजर्वेशन को खत्म करने का डिमांड रखूंगा। अब ये सुधार प्रखर जी आएगा कैसे? एकदम सिंपल तरीका है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी भूल जाइए। आप अगर कोई एफर्मेटिव एक्शन देना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और हिम्मत चाहिए ये बात कहने की, ग्राउंड रियलिटीज में आप रिजर्वेशन दे दीजिए, स्कूल्स को अच्छा कर दीजिए। देखिए अतीकुर रहमान साहब, दिक्कत ये है कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण पर, आप पूरे आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान जिन्होंने बनाया, अतीक साहब, संविधान जब बनाते वक्त ये फैसला लिया गया कि हमारे जो दलित समाज है, जो पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप बैठकर, जब आपको लग रहा है कि मुसलमानों का आरक्षण मिलने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो आप इस पे आ गए कि भैया अब सभी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना अतीकुर रहमान साहब। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता क्योंकि मोदी जी शायद फिर से आ जाएंगे, और इस देश में अब जागरूक हो चुका है ओबीसी भी, दलित भी और आदिवासी भी, कि वो अपने हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगा। तो अब अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग बोलते हैं कि भैया पूरा आरक्षण ही खत्म कर दो, ये कहां की बात है? इसी वजह से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है आप अपने अंदर समाज, देखिए मैं आपको, देखिए आप बार बार, क्या होता है, मेरी बात सुनिए अतीकुर रहमान साहब, बार बार इस देश का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो बार बार हर बात पर जय भीम बोलकर दलितों के साथ दोस्ती स्थापित करने की कोशिश करते हुए बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देता है। अब बाबा साहब अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या कहा था, मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूं कि समाज सुधार में बात चल रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू समाज में बुराइयां हैं, लेकिन हिंदू समाज खुद से इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन मुस्लिम समाज में तमाम बुराइयां होने के बाद भी मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके समाज में बुराई है, इसलिए मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आप लोग डॉक्टर अंबेडकर का हवाला तो बहुत देते हैं, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। आप लोग अपने समाज में सुधार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप पूरे ही आरक्षण को जो है खत्म करने की बात करने लगते हैं। अतीक साहब, सिर्फ आधा मिनट लूंगा प्रखर जी, और उम्मीद है कि आप इंटरप्ट ना करें। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की हर एक बात लिखी हुई अपने सर आंखों पर रखता हूं जी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने
जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में जो लिखा है मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि हिंदू आस्था को वो ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। अब आपने जब बात कर दी है, जब आपने बात कर दी है, अब आप इस पोजीशन पर आ गए कि आप भगवान श्री राम और कृष्ण के नाम लेने के लिए आ गए। अगर मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आपको बयान पढ़ के सुनाना शुरू करूंगा, अतीकुर रहमान साहब, आप इस डिबेट में 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, डिबेट में बैठ नहीं पाएंगे, डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे आप। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता, उन्होंने कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता। ये कोट अनकोट में पेज नंबर के साथ बता दूंगा मैं आपको। ये है आपका मुस्लिम, आप यही है ना कि अच्छा अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आपके बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल कर गए वो हमें नहीं पढ़ना। मुसलमानों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला उस पर हमें बात नहीं करना। हिंदू समाज के लिए जो बोल के गए उसी की बात करना। ये पिक एंड चूज किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने मत कीजिए, मेरे सामने मत कीजिए। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार मैंने इस्लाम पर आपको बताना शुरू कर दिए ना, आप डिबेट में शामिल होना बंद कर देंगे। आप डिबेट में शामिल होना बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं नहीं चाहता था आपको टोकना। मुझे कमांड दी जा रही है मेरे पीसीआर से, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना होगा। 5 की पंचायत में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं वाराणसी से, काशी से तस्वीरें आ रही हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर नामांकन भरने के बाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में काशी की 25,000 महिलाओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और ये तस्वीरें सीधे काशी से आ रही हैं जहां समारोह स्थल पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 1 जून को काशी के अंदर मतदान होगा और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं। महिला कार्यकर्ताओं के बीच काशी में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीधे इन महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो।
का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके परिसर की थी, जो वाराणसी में उपलब्ध है। और ये तस्वीरें सीधे काशी से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। फूलों की वर्षा आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के लिए की जा रही है। और वहीं से इसी स्थान से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अश्विनी। अश्विनी, किस तरह का दृश्य वहां पर देखे जा रहे हैं जो हम टीवी पर देख रहे हैं? क्या उसके अलग, उसके इतर आप कुछ और देख पा रहे हैं? कितना विहंगम दृश्य है ये? अश्विनी, तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें ये वाराणसी से आ रही हैं, काशी से आ रही हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 25,000 महिलाओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करेंगे। ये जगह काशी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप देख सकते हैं कि पूरा भगवामय ये पंडाल हो चुका है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो भगवा साड़ियां पहनकर आई हुई हैं, साथ में बीजेपी के झंडे, बीजेपी की टोपी और पूरा भगवामय माहौल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त उनके साथ जब अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। गजब का उत्साह महिलाओं में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो संवाद करने को लेकर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और दिलचस्प होगा ये संवाद निश्चित तौर पर। चुनाव का मौसम है, महिलाओं के साथ सीधे प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे तो ये बात तय है कि बहुत ही दिलचस्प ये चर्चा, ये वार्तालाप जरूर होगी। और खास तौर से देखा जाए तो 2024 के चुनाव में न केवल काशी बल्कि पूरे भारत के अंदर ये चर्चा हो रही है कि महिला मतदाता जो हैं वो कितनी बड़ी भूमिकाएं निभाएंगी और महिलाएं मतदाता क्या अलग पैटर्न से हटकर वोट डालेंगी। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे 25,000 महिलाओं के साथ सीधे संवाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों काशी से नामांकन भरा था और नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक भव्य रोड शो काशी में निकाला गया था, जहां पर उनके लिए हजारों लाखों की तादाद में काशीवासी उमड़े थे और फूलों की वर्षा करके काशी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं और लगभग करीब वैसा ही दृश्य एक बार फिर से नजर आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार जो मैदान है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, वहां पर महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 25,000 महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करेंगी। ठीक है, अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये पूरा कार्यक्रम क्या है? यहाँ इस पूरे कार्यक्रम कितनी देर चलेगा और उसमें संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी अश्विनी? तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। और हम जो देख रहे थे काशी से तस्वीरें आ रही थी जहां पे प्रधानमंत्री 25,000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और ये हम आपको खबर लगातार समय समय पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।